and the Best Director award goes to कल्बे मोमिन फॉर मेरी जान। हाल एकदम तालियों से गूंज उठा था। छत में लगी स्पॉटलाइट्स ने फ्रंट सीट पे बैठे बेहद तीखे नैन नक्श और सफेद रंगत वाले 6 फुट से निकलते कद के मालिक कल्बे मोमिन को फोकस किया, जो अब नशिस्त से खड़े होते हुए अपनी ब्लैक डिनर जैकेट के बटन बंद करते, अपने दाएं बाएं बैठी अपनी फिल्म की कास्ट से हाथ मिलाते, गले लगाते, हाई फाई बनाते स्टेज की सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। और उसके अक्ब में उस हाल में बैठी हर उम्र की अदाकारा की नजरों को मकनातीस की तरह अपने वजूद के साथ खींचते हुए ले जा रहा था। यह नामुमकिन था कि कल्बे मोमिन उन सब की तवज्जो का मरकज ना बनता। वहां उस हाल में बैठी हर वो एक्ट्रेस जो उसके साथ काम कर चुकी थी, वो उसके लिए तालियां बजाती, उसे चेयर करती, इंडस्ट्री के सबसे कामयाब नौजवान फिल्म डायरेक्टर को अपनी सपोर्ट का यकीन दिला रही थी और उसके साथ काम करने की ख्वाहिशमंद हर नौजवान अदाकारा उसके लिए तालियां पीटते जैसे उसकी मरकज़े निगाह बनना चाहती थी। वो अब स्टेज पर पहुंचकर अवार्ड रिसीव करने के बाद रोस्ट्रम के पीछे खड़ा तालियों के थमने के इंतजार में था, जो कि बजती ही चली जा रही थी। और वो कुछ मुस्कुराहट के साथ हाथ में पकड़ा अवार्ड रोस्ट्रम पर धरे अपने मुंह के सामने दुरुस्त करने में मसरूफ था। वो रात कल्बे मोमिन की रात थी और पिछले 3 साल से पाकिस्तान के उस सबसे बड़े फिल्म अवार्ड शो की हर रात कल्बे मोमिन ही के नाम ठहर रही थी। और किसी के लिए वहां बैठे ये कोई अचंभे की बात नहीं थी। तालियों की गूंज बिल आखिर थमी तो कल्बे मोमिन ने बात शुरू की। अमेरिकन लबो लहजे में बोले जाने वाली इंग्लिश में उसने वहां बैठे लोगों का शुक्रिया अदा किया और अपनी फिल्म के लिए पॉपुलर वोट देने वाले लोगों का शुक्रिया अदा किया, अपनी कास्ट का शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद उसने अवार्ड शो की इंतजामिया पर बिजलियां गिराते हुए अवार्ड्स की ज्यूरी को बुरी तरह रगीदा, क्योंकि इस साल पहली बार उसकी फिल्म तमाम नॉमिनेशंस नहीं जीत सकी थी। बेस्ट टाइटल ट्रैक कल्बे मोमिन के दरीना हरीफ एहसन मलक की फिल्म को दे दिया गया था। ना सिर्फ ये बल्कि बेस्ट सिनेमाटोग्राफी का अवार्ड भी उसी की फिल्म को दिया गया और कल्बे मोमिन ये हजम नहीं कर सकता था। उसके लिए जीतने वाले 6 अवार्ड से ज्यादा अहम हारने वाले 2 अवार्ड्स थे। स्टेज पर खड़ा वो अवार्ड शो की इंतजामिया और ज्यूरी दोनों को बुरी जजमेंट पर एतराज नहीं कर रहा था, वो उनकी पार्टियलिटी की भी बात कर रहा था और हाल को इस वक्त सांप सूंघा हुआ था। वो अवार्ड शो लाइव नहीं जा रहा था, वरना उस शो की इंतजामिया जो एक मल्टीनेशनल कंपनी से मुंसलिक थी, उसके हाथ पांव फूल जाते। वो बड़ी आसानी से अवार्ड शो को एडिट करके कल्बे मोमिन की तनकीद वाला हिस्सा हज़फ कर सकते थे, मगर कल्बे मोमिन की इतनी खुली तनकीद और वो भी उस पूरी इंडस्ट्री के सामने जिसमें से कोई भी उस अवार्ड शो की इंतजामिया के सामने मुंह तो क्या जुबान भी नहीं हिला सकता था। उस कंपनी की बैक स्टेज और फ्रंट रो में बैठी हुई इंतजामिया को हजम नहीं हुई थी, मगर कोई माइका लाल इंडस्ट्री के सबसे तगड़े और कामयाब डायरेक्टर को चुप करवाने की कोशिश नहीं कर सकता था। कल्बे मोमिन ने तकरीबन बात खत्म करने के बाद अपना अवार्ड उठाकर स्टेज की सीढ़ियों की तरफ वापस जाना शुरू किया, तो ना सिर्फ हाल में एक बार फिर तालियों का शोर गूंजने लगा, बल्कि इंतजामिया की जान में जान भी आ गई थी। स्पॉटलाइट्स ने उसके सफर को तब तक कवर किया जब तक वो दोबारा अपनी नशिस्त पर नहीं बैठ गया था, और तालियां तब तक बजती रहीं जब तक स्टेज पर अगली कैटेगरी की अनाउंसमेंट ना शुरू हो गई थी। वो सब जो कल्बे मोमिन स्टेज पर कहकर आया था सिर्फ कल्बे मोमिन ही कह सकता था, और वो इंतजामिया सिर्फ कल्बे मोमिन से ही सुन सकती थी। कल्बे मोमिन अपनी सीट पर आकर बैठा तो हाल में बैठे हुए बहुत से अदाकार और अदाकाराएं अपनी सीटों से उठ कर कल्बे मोमिन के पास आकर उसे मुबारकबादें देने लगे थे।
वो इस वक्त वहां बादशाह की तरह बैठा हुआ था और ये मुमकिन नहीं था कि बादशाह को गवर्नेंस बजा ना लाई जाए। मोमिन मोमिन कोई मसला हो गया है। उस मल्टीनेशनल कंपनी की अहम खातून ओहदेदार तकरीबन भागती हुई फूले हुए सांस के साथ मोमिन की सीट पर पहुंची थी। वो बेहद माजरत ख्वाहाना और मुदाफाना अंदाज अपनाए हुए थी और उन 2 अवार्ड्स को जो कल्बे मोमिन की फिल्म की बजाय एक दूसरी फिल्म को दे दिए गए थे, उसके लिए वो वजाहतों पर वजाहतें दे रही थी। स्टेज पर अगली कैटेगरी से पहले एक परफॉर्मेंस का ऐलान हो रहा था और फ्रंट रो में कल्बे मोमिन को सफाइयां और वजाहतें देते हुए उस ब्रांड से मुंसलिक लोगों का हाल बुरा हो रहा था। आखिरी अवार्ड सेट फिल्म का था और वो अवार्ड अगर कल्बे मोमिन के अलावा किसी दूसरे की फिल्म को मिलता तो कल्बे मोमिन वहां खड़े खड़े इंतजामियों को सूली पर लटका देता। वो मुतकब्बर था। मुतकब्बर छोटा लफ्ज था, वो मुंतकिम मिजाज था और उसे अपना हक समझता था। अपने आर्ट को सबसे बरतर समझता था और अपने टैलेंट को लासानी। वो इस इंडस्ट्री के साथ वही करता था जो इस इंडस्ट्री के लोग कम कामयाब लोगों के साथ करते थे। फिल्म इंडस्ट्री नाम की पूजा करती है और कल्बे मोमिन का नाम ही काफी था। फिल्म इंडस्ट्री कामयाबी के सिक्के के अलावा किसी और सिक्के को नहीं मानती, तो उस सिक्के पर आज कल्बे मोमिन का नाम और शबीह खुदी हुई थी। और फिल्म इंडस्ट्री अगर सितारा परस्त थी तो कल्बे मोमिन के अलावा वो पिछले 3 साल में आसमान पर किसी डायरेक्टर का सितारा नहीं चमका था। तो कल्बे मोमिन को अगर घुमंड होता तो क्यों ना होता, और अगर हर अवार्ड को छीन कर भी ले जाता तो क्यों ना ले जाता, और जो नाज नखरा दिखाया था तो क्यों ना दिखाता, जब उसकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस के नए रिकॉर्ड बना रही थी और हर प्रोड्यूसर उसके साथ फिल्म फाइनेंस करने के लिए पागल हो रहा था और हर अदाकार और अदाकारा उसके साथ काम करने के लिए उसके ऑफिस के चक्कर काट रहे थे। अगर अरूज हमा था तो यह हमा कल्बे मोमिन के सर पर बैठा हुआ था। वो अपनी लाइंस कब से याद किए सेट पर हीरोइन के इंतजार में टीम के दूसरे लोगों की तरह बैठी थी। ये उस सेट पर तकरीबन रोज का मामूल था। सानवी किरदारों में काम करने वाले वक्त से भी बहुत पहले सेट पर मौजूद होते और मरकजी किरदार करने वालों में से कोई ना कोई डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को अपनी अदम मौजूदगी से खपाता रहता। सेट के एक कोने में सानवी किरदार करने वाली चंद दूसरी लड़कियों के साथ बैठी थी। सेट पर चाय दी जा रही थी और वो सब भी अपना अपना चाय का कप पकड़े उस कोने में गपशप में मसरूफ थी। उनकी गपशप अपने कैरियर के बारे में, उनकी प्लानिंग, उनके आने वाले प्रोजेक्ट्स और हाल में मुख्तलिफ सेट्स पर होने वाले तजर्बात के अलावा बड़े स्टार्स के बारे में सुनी सुनाई अफवाहों को चश्मे-दीद रिपोर्ट में तब्दील करके पेश करना होता था। मसालेदार चटपटी खबरें जिन्हें सुनाकर उन्हें यह तसल्ली रहती थी कि सब इंसान ही हैं और सब घड़े खोदते हैं और उनमें गिरते रहते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। इस वक्त भी ऐसा ही एक गॉसिप सेशन हो रहा था और मोमिना चुपचाप बैठी चाय की चुस्कियां लेते हुए वो सब खबरें सुन रही थी जो उसके कानों से कहीं आगे दिमाग में रजिस्टर नहीं हो रही थी। दिमाग में अपने ही बिखेड़े थे, अपने ही मसले, और वहां बैठकर चाय पीते हुए और उनकी बातें सुनते हुए वो पूरे महीने के घर का बजट बनाती रही थी और जहांगीर के अखराजात। उसने कुछ फासले पर खड़े डायरेक्टर को यकदम फोन पर उस सीरियल की हीरोइन से बात करते सुना जो आदतन लेट थी और जिसके साथ मोमिना का अगला सीन था, और उस एक सीन के लिए मोमिना सुल्तान सुबह से आकर बैठी हुई थी और हीरोइन गायब थी। निशा, एक और घंटा लेट हुई ना तो पूरा दिन जाया हो जाएगा हमारा। 4 घंटे के लिए आओगे तो कितने सीन निकालेंगे हम? प्लीज आ जाओ अब, प्रोड्यूसर ने मुझे पागल कर रखा है यहाँ, प्लीज। मोमिना ने डायरेक्टर को तकरीबन बेचारगी के आलम में गिड़गिड़ाते सुना था। वो अब फोन बंद करके असिस्टेंट से कह रहा था, आ रही है निशा, तुम रिहर्सल्स करवाओ। असिस्टेंट ने कुछ झुंझलाट कर डायरेक्टर से कहा,
कितनी रिहर्सल्स करवाऊं? सुबह से रिहर्सल्स ही तो हो रही हैं। मोमिना ने असिस्टेंट को भी झुंझलाते देखा और चाय का खाली कप इकट्ठे करते हुए बॉय को सौंप दिया। बस हमें बिठा छोड़ते हैं 3-3 घंटे के लिए, उसने अपने बराबर बैठी एक एक्टर लड़की को कहते सुना। किस्मत कहते हैं इसे, उसने दूसरी का जवाब सुना। वो एक खामोश तमाशाई थी और ऐसे मौके पर तो जैसे उसके सारे लफ्ज ही कहीं गुम हो जाते थे। किसी भी सेट पर सबसे बेजरर वजूद मोमिना सुल्तान का ही होता था। उसकी किसी चीज के बारे में कोई राय नहीं होती थी, होती भी थी तो वो उसकी जुबान से बाहर नहीं आती थी। शिकायत करने की उसे आदत कभी रही ही नहीं थी और अब इन हालात में शिकायत करना तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। और वक्त उसके पास बहुत था।